गुड आफ्टरनून एवरीवन। वॉइस क्लियर है आप सभी के लिए? कोई परेशानी है वॉइस रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हाँ, तो सेकेंड ईयर आप लोगों के में बताया जा रहा है जनन किसमें? बैक्टीरिया में, जीवाणुओं में जनन। ठीक है, तो जीवाणुओं में जनन की अगर हम बात करते हैं तो मैंने बताया था कि वो 3 प्रकार से हो सकती है। पहली कायिक विधि के द्वारा, दूसरा एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक विधि, तीसरा था आपका सेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मेथड मतलब लैंगिक विधि। हमारा इसमें अब हम यही स्टडी कर रहे थे सेक्सुअल मेथड की। सेक्सुअल मेथड मतलब आपका लैंगिक विधि। ठीक है, लैंगिक विधि में हमने इसको कितने पार्ट्स में स्टडी करना है? हमें 3 भाग में। पहला कौन सा था? कॉन्जुगेशन, जो कल बता दिया था, मतलब संयुग्मन। दूसरा था ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण। तीसरा था ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन, ठीक है, तो अभी यही देख लेते हैं हम। ट्रांसडक्शन के बारे में स्टडी करना है हमें, तो चलिए ट्रांसडक्शन देख लेते हैं हम। पराक्रमण बोलते हैं इसे हम हिंदी में। पराक्रमण मतलब ट्रांसडक्शन, इसे हमें पढ़ना है 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स मीन ये भी ट्रांसडक्शन की प्रोसेस जो है वो 2 प्रकार से हो सकती है। पहला है आपका विशिष्ट पराक्रमण एंड व्यापीकरण ट्रांसडक्शन मतलब पराक्रमण। ठीक है, इनका इंग्लिश वर्जन लिख देते हैं। ओहो, क्या इधर उधर हो रही है। नो, आपके पास तो पहुंच जाएंगे ना। आपके पास क्लास अपने आप पहुंच जाएंगे पीडीएफ के थ्रू में। ठीक है, चले अब हम बात करते हैं आपके ट्रांसडक्शन की। तो ट्रांसडक्शन के भी 2 पार्ट्स होते हैं। इसे हम 2 प्रकार से ये प्रक्रिया हो सकती है। पहली है विशिष्ट पराक्रमण के द्वारा और दूसरी व्यापीकरण मतलब जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। इसके लिए अगर हम बात करते हैं आपके ट्रांसडक्शन की, तो इसके लिए यहाँ पर हमें एक फेज की जरूरत होती है। फेज समझते हैं सभी आप? इस प्रक्रिया के लिए ट्रांसडक्शन की मतलब पराक्रमण की प्रक्रिया जो है वो किसी एक वेक्टर के थ्रू होगी। वेक्टर मतलब यहाँ पर हम ले रहे हैं एक बैक्टीरियोफेज, जिसे हम बोलते हैं क्या? जीवाणु भोजी। ये सभी ये जानते होंगे आप, जीवाणु भोजी क्या होता है। इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम? फेज। और फेज को हिंदी में भी हम फेज ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसडक्शन की जो पराक्रमण की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा होगी? आपके बैक्टीरियोफेज मतलब जीवाणु भोजी के द्वारा होगी। जीवाणु भोजी का दूसरा नाम क्या होता है? फेज। तो यहाँ पर आप दोनों शब्दों में से कोई एक को कर सकते हैं यूज। चले अब पहले क्वेश्चन आता है जीवाणु भोजी होता क्या है। तो जीवाणु भोजी एक विषाणु होता है। विषाणु मतलब वायरस है। ये एक ऐसा वायरस है जो किसे इन्फेक्ट करता है? आपके जीवाणु को।
ये जीवाणु पर आक्रमण करता है, इस वजह से इस विषाणु को हम नाम क्या देते हैं, जीवाणु भोजी। नाम से ही पता चल रहा है ये जीवाणुओं को भोजन के उस पर होता है, एक जनरल उसमें बता रही हूँ, ऐसा होता नहीं है जनरली। ये जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, उसके जीनोम के साथ अपना जीनोम उसमें एंट्री करा देता है, ठीक है। इसीलिए हम इस विषाणु को किस नाम से जानते हैं, जीवाणु भोजी के नाम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं ये प्रक्रिया होती किस तरह से है, बैक्टीरियोफेज के द्वारा, ठीक है। तो ट्रांसडक्शन की प्रोसेस का जो पहला भाग है विशिष्ट ट्रांसडक्शन, विशिष्ट मतलब आपका स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। चलिए इसके डायग्राम तो सभी जानते होंगे भाई, बैक्टीरियोफेज कैसा होता है देखने में, इसमें तो बताने के लिए किसी को कोई जरूरत नहीं है। अब ये आपको फर्स्ट ईयर की साइटोलॉजी में आपको बताया ही गया होगा सब कुछ, ठीक है। हाँ भाई, पहले तो आप इतना ही समझ लीजिए, उसके बाद फिर आगे बताया जाएगा आप लोगों को। हाँ तो सेकंड ईयर, सबसे पहले जरा यहाँ पर आप फोकस कीजिए, ये आपकी कोई बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल मतलब ये एक जीवाणु कोशिका है, जीवाणु कोशिका पर आकर कौन लग जाता है, जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी भी किस वे में लगता है, सपोज कीजिए ये आपका कोई बैक्टीरियल सेल है ये, ठीक है। उसके बाद आपका जो फेज है, फेज मीन बैक्टीरियोफेज, ये अपने स्पाइक्स के द्वारा बैक्टीरिया सेल को कुछ इस तरह से पकड़ लेता है, ठीक है, अपने स्पाइक्स। सभी जानते हैं स्पाइक्स किसे बोलते हैं, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में साइटोलॉजी में पढ़ा होगा इसके सारे स्ट्रक्चर, ठीक है।
तो फिर स्पाइक्स के थ्रू उसमें इसको इस तरह पकड़ लेता है। उसके बाद जनरली होता क्या है, इसके अंदर का ये जो जीनोम है, इसका जो डीएनए है, वायरल डीएनए जो है, वो किस में एंट्री करेगा, आपके बैक्टीरियल सेल में एंट्री करेगा। अब सेल में किस तरह एंट्री करेगा वो जरा देख लें। मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रही हूँ, यहाँ पर सब कुछ पता ही होना चाहिए आप लोगों को भी, साइटोलॉजी पढ़ाया जाता है। ये क्या है आपका बैक्टीरियोफेज का वायरल डीएनए, ठीक है। ये वायरल डीएनए, ये इसकी क्या होती है, कॉलर होती है। कॉलर में और स्पाइक्स, ये स्पाइक्स होते हैं, इसमें एक थोड़ा सा दबाव पड़ता है जिसकी वजह से ये थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, ठीक है। और दबाव पड़ते ही इसमें से होता हुआ आपके यहाँ पे बेसल प्लेट वगैरह रहती है प्रेजेंट, ये सबको पता है, ठीक है। तो इन सब के बीच में से होता हुआ ये जो वायरल डीएनए है, ठीक है, वो कहाँ पे एंट्री कर जाएगा, आपके जीवाणु के अंदर। जैसे ही जीवाणु में एंट्री करेगा, लेकिन एक स्पेशली बात क्या रहती है, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियोफेज का ये डीएनए ही एंट्री करता है जीवाणु के अंदर। कभी भी इसका एक खोल जो होता है, कोट जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ये कोट कभी भी एंट्री नहीं करता, ये इसके बाहर रह जाता है और निष्क्रिय अवस्था में हो जाता है, क्योंकि भाई जब डीएनए निकल गया तो जाहिर सी बात है वो तो निष्क्रिय हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या एंट्री करा दिया, अपना वायरल जीनोम एंट्री करा दिया। अब होता क्या है, जनरली इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसे हम पहले ये वाला पोर्शन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही इसका वायरल डीएनए जो था वो इसमें कुछ जीवाणु में जैसे ही एंट्री करेगा तो होता क्या है क्लास, इस जीवाणु के अंदर कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, कुछ प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें हम बोलते हैं दमनकारी प्रोटीन। दमनकारी प्रोटीन कहे चाहे आप इंग्लिश में कहें रिप्रेसर प्रोटीन। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन इसके अंदर पाए जाते हैं बैक्टीरिया सेल के अंदर, ठीक है। अब इसमें प्रेजेंट है, सपोज कीजिए ये रहे आपके दमनकारी प्रोटीन। इनका काम क्या रहता है, ये क्या काम करते हैं जनरली। अब भाई आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो फेस का जो ये था जीनोम, जो डीएनए था, वो इसमें एंट्री करते ही क्या करता है, या तो अपनी रेप्लिकेशन की प्रोसेस करेगा, भाई रेप्लिकेशन तो करेगा ना, डीएनए है वो तो, भले वायरल का है तो क्या हुआ। लेकिन रिप्रेसर प्रोटीन इसके सिंथेसिस को होने से तो नहीं रोकेगा, लेकिन जो इसके अदर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप, कोट है या फिर इसकी कॉलर है, अदरवाइज स्पाइक्स है, ठीक है, इन सबको बनने से रोकता है, उनके संश्लेषण को रोकता है। कौन रोकता है भाई, वो रोकता है आपका दमनकारी प्रोटीन, ठीक है। ये दमनकारी प्रोटीन, वह फिर से रिपीट कर देते हैं अपनी बात को कि ये दमनकारी प्रोटीन जो होता है वो क्या काम करता है, वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो क्या काम करता है, ये जो आपका फेस का जो ये डीएनए है, ये अपने और भागों के जो कंपोनेंट्स हैं, अदर कंपोनेंट्स, ठीक है, अदर भागों को बनाना शुरू कर देता है। अगर दमनकारी प्रोटीन अगर नहीं होगा तो, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट था आपका दमनकारी प्रोटीन, तो जिसकी वजह से ये कभी भी क्या करेगा, अपने अदर कंपोनेंट्स नहीं बना पाएगा, ठीक है। अब इसने सपोज कीजिए इसने ये नहीं बना पाया, वायरल डीएनए जो है वो अपने अदर कंपोनेंट्स जैसे स्पाइक्स, ये कॉलर स्पाइक्स वगैरह, कोट वगैरह नहीं बना पा रहा है, तो क्या करता है, ये जो है आपका, ये छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, एक छोटे छोटे सेगमेंट में टूट जाएगा, फ्रेगमेंट जैसे हम जनरली बोलते हैं, ठीक है। और इन्हें कहा जाता है प्रोफेज। किसे कहा जाता है प्रोफेज, ये जो वायरल डीएनए है जो, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं प्रोफेज के नाम से जानते हैं। जब ये प्रोफेज आपके इस बैक्टीरियल जीनोम के साथ जाके अटैच हो जाएंगे, ठीक है, क्या काम करेंगे, ये प्रोफेज इसके साथ जाके अटैच हो जाएंगे, तो कुछ इस टाइप से आपको संरचना देखने को मिलेगी, आपको बता रहे हैं जस्ट, ठीक है। इसमें आपका बैक्टीरिया का भी डीएनए है और वायरस का भी डीएनए, यहाँ पे दोनों टाइप के डीएनए है। अब इस टाइप की कोशिका, ठीक है, एक इस टाइप की कोशिका जिसमें क्या होगा, आपके बैक्टीरियल जीनोम और वायरस दोनों के ही डीएनए प्रेजेंट होते हैं,
तो इस टाइप की कोशिका कहलाई जाती है लाइसोजेनिक जीवाणु कोशिका। या फिर इसको हम हिंदी में लिखना चाहें लाइसोजेनिक को तो लिख सकते हैं लयनकारी, लयनकारी जीवाणु कोशिका। लाइसोजेनिक को हिंदी में हम बोलते हैं लयनकारी। आप लोगों को जनरली इंग्लिश के टर्म्स इसलिए बताए जा रहे हैं, कहीं कहीं पर ये टर्म आपको एज इट इज हिंदी में भी मिलेगा लाइसोजेनिक के नाम से, लेकिन इसे हम हिंदी में लयनकारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये लाइसोजेनिक बैक्टीरियल सेल, ये कैसी सेल होती है? ये एक बैक्टीरिया की ऐसी सेल है जिसमें बैक्टीरियल जीनोम के साथ साथ क्या चीज मौजूद रहते हैं? आपके वायरस के जीव, वो भी डीएनए भी। ठीक है, समझ में आया? अब ये आगे जाकर क्या काम करेगी भाई? आगे जाके रिप्रोडक्शन करेगी, रिप्रोडक्शन तो होगा ना। तो ये टू टाइप से कर सकती है ट्रांसडक्शन। एक तो होगा स्पेशलाइज्ड, जनरली वो आपको बताया जा रहा है, या सॉरी स्पेशलाइज्ड जो भी आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट होगा जनरलाइज्ड, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, व्यापीकरण के बारे में जो बताया था। ठीक है, समझ में आई ये हाफ, ये आधी बात यहाँ तक क्लियर होती है? किसी को कोई परेशानी है तो पूछें, नहीं तो आगे चलते हैं। मेन जो चीज है वो है यहाँ पर जानने लायक इस दमनकारी के बारे में। ठीक है, अब आ जाइए अपनी इसी वाली बैक्टीरियल सेल पर। अगर सपोज कीजिए, जरूरी नहीं है हर वक्त इस रिप्रेसर प्रोटीन का जो है संश्लेषण वो होता ही रहे। दमनकारी प्रोटीन जो है जरूरी तो नहीं ना वो हमेशा इस बैक्टीरियल सेल में बनती रहे बनती रहे बनती रहे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब ये दमनकारी प्रोटीन जो है वो बनना बंद हो जाती है। जैसे ये बनना बंद होती है, क्लास ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये बनना बंद होती है वैसे ही ये जो आप देख रहे हैं दोनों वायरल डीएनए एंड बैक्टीरियल डीएनए, ये क्या काम करते हैं? ये अदर कंपोनेंट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। किसके साथ? ये बनाएंगे आपके बैक्टीरियोफेज के अकॉर्डिंग। बैक्टीरियोफेज के ये जो अलग अलग भाग होते हैं उनका संश्लेषण स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए, आपने देखा ये? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? सभी को क्लियर होगी? ठीक है, जब संश्लेषण हो जाता है उसके बाद उसमें क्या होगी? इसकी सेल लाइसिस की प्रोसेस हो जाती है। सेल लाइसिस की प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ पे सेल लाइसिस मतलब कोशिका लयन की यहाँ पे प्रक्रिया होगी, और इसमें से एक तरफ से कोशिका फट जाएगी और बाकी सारे फेज बाहर आ जाएंगे। क्लियर है सभी को? ये हाफ बनी, अभी जस्ट आधी बताई गई है अभी। ठीक है, समझ में आया? ट्रांसडक्शन का विशिष्ट का सिर्फ आधा भाग है ये अभी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक तरफ से थोड़ा सा रफ कर देते हैं फिर आगे बनाते हैं। ये तो सबको क्लियर ही होगा। हाँ भाई, सेकेंड ईयर।
जरा आप यहाँ देखें, इस डायग्राम पर आ जाए आप। सेल लाइसिस की प्रोसेस हुई थी यहाँ पर, ठीक है। सेल लाइसिस की प्रोसेस भी कब हो रही है, जब आपकी दमनकारी प्रोटीन जो है उसका संश्लेषण रुक गया है, उसके बाद ही तो हुआ था ये सारी प्रोसेस कि भाई उसके अलग अलग कंपोनेंट्स बने थे। अब यहाँ पर जब ये सेल लाइसिस की प्रोसेस हुई है, मतलब जब ये कोशिका जो है आपकी जीवाणु कोशिका वो एक तरह से फट जाती है, बाकी जितने भी मौजूद हैं इसमें बैक्टीरियोफेज, ठीक है, वो सारे बाहर आ जाएंगे। तो वो कुछ इस टाइप से दिखेंगे। इसमें आपके वायरल डीएनए भी मौजूद हैं और बैक्टीरियल डीएनए, दोनों टाइप के आपके डीएनए मौजूद रहते हैं। ये आगे चलकर किसी दूसरे ये दूसरी आपकी ये जीवाणु कोशिका है, बैक्टीरियल सेल, ठीक है, उसको अपना निशाना बनाएंगे, मतलब उस पर जाके चिपक जाएंगे, अब उस पर काम करेंगे। सेम प्रोसेस जो वहां की थी वही ये आगे चलकर क्या करेगी, इसके अंदर जो इसका डीएनए है, यहाँ पर मैंने सिर्फ इस टाइप से इसलिए बनाया है क्योंकि ये दोनों ही टाइप के डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर यही आपके डीएनए किसका रिप्रेजेंट करेगा, एक तो वायरस का भी और आपके बैक्टीरिया का भी। ये आपका सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल जीनोम है, और ये मिक्सचर है आपके वायरल एंड बैक्टीरियल जीनोम का, ठीक है क्लास। सेम वही प्रोसेस होगी कि ये अपने उसमें फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा और प्रोफेज कहलाएगा, ये प्रोफेज इसके साथ अटैच हो जाएगी और लाइसोजेनिक बैक्टीरियल सेल कहलाई जाएगी, ठीक है। समझ में आया, सब कुछ क्लियर है अब, ठीक है बेटा, सेकेंड ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विशिष्ट जो पराक्रमण है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। विशिष्ट पराक्रमण मतलब आपका स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन बात एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं हम। ट्रांसडक्शन की प्रोसेस जो है वो दो प्रकार से हो सकती है। पहली स्पेशलाइज्ड जो अभी आपने सीखी है, अब एक रह जाती है वो है आपकी जर्नलाइज्ड, मतलब व्यापीकरण, जो जनरल होती है, जनरल होगी, जैसे अभी आपने देखा ना अभी यही प्रोसेस लाइसोजेनिक वाली, वही प्रोसेस आपको वहां देखने को मिलेगी जर्नलाइज्ड में, ठीक है। तो चलें एक बार देख लेते हैं हम। चलिए इसके बारे में देखते हैं, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं हम।
हाँ भाई, सेकेंड ईयर। ये है आपका जर्नलाइज ट्रांसक्रिप्शन, मतलब व्यापकीकृत पराक्रमण। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आपकी जो बैक्टीरियल सेल आप देख रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर बैक्टीरियल डीएनए भी है और आपका वायरल डीएनए दोनों मौजूद है, तो इसे आप कह सकते हैं लाइसोजेनिक। अभी बताया था ना, लाइसोजेनिक मतलब लयनकारी जीवाणु कोशिका। ठीक है, एक ऐसी कोशिका है जिसमें बैक्टीरियल का भी डीएनए है और वायरस, दोनों के ही डीएनए मौजूद है इस कोशिका में। अब क्या होता है, ये आप देख रहे हैं इसका क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया या फिर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया या फिर जीनोम ऑफ बैक्टीरिया, आप किसी भी नाम से इन्हें बुला सकते हैं। ये क्या काम करता है, ये टूट जाता है छोटे छोटे भागों में। ठीक है, छोटे छोटे भागों में टूटने के बाद यहाँ पर दमनकारी प्रोटीन तो है नहीं, अब दमनकारी प्रोटीन तो अभी यहाँ है नहीं। ठीक है, तो अब इसका डीएनए जो है, वायरल डीएनए जो है, वो इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा और किसका निर्माण करेगा, अपने अदर जो दूसरे भाग हैं, अपने पार्ट्स हैं, ठीक है, उन सभी भागों का निर्माण करेगा। उसके बाद क्या होता है, इस कोशिका में कोशिका लयन की प्रोसेस होगी, मतलब सेल लाइसिस की इसमें प्रक्रिया हो जाएगी। सेल लाइसिस का मतलब अब ये जितने भी आपके बने थे बैक्टीरियोफेज, ठीक है, वो सारे बाहर आ जाएंगे। बैक्टीरियोफेज बने जरूर है मगर इसमें डीएनए जो है वो दोनों का मौजूद है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये मैंने दोनों ही टाइप बनाए हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ से लिया हुआ है। इसमें क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये है आपका वायरल डीएनए, वायरस का डीएनए, और ये है आपका बैक्टीरिया का डीएनए। इसका अलग अलग शेप इसीलिए बनाया गया है क्योंकि अगर मैं इसी में को गोला कर देती आप जस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको अलग अलग स्ट्रक्चर दिया गया है और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ही डीएनए मौजूद हैं इस बैक्टीरियोफेज में, इस जीवाणु भोजी में। ठीक है, अब एक ये वाला डायग्राम देख लीजिए, इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ वायरस का ही डीएनए मौजूद है, सिर्फ वायरल डीएनए इज प्रेजेंट, सिर्फ और सिर्फ वायरस का ही डीएनए इसमें मौजूद है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है, मैंने यहाँ अलग अलग इसीलिए लिखा है क्योंकि ट्रांसडक्शन की प्रोसेस जो है, अब ये नॉर्मल आपका जीवाणु है, वो ट्रांसडक्शन की प्रोसेस नहीं करेगा। अच्छा, सेकेंड ईयर रिजाइन कीजिएगा प्लीज।